व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्राचीन काल में भारत में क्या कला संबंधी आर्ट, साइंस और मेडिकल फील्ड में क्या उपलब्धि रही है, क्या अचीवमेंट रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में हमारा समृद्ध आयुर्वेद कला क्या था, उसके पक्ष में पढ़े हुए। आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कला संबंधी उपलब्धियां हमारी प्राचीन काल में क्या रही हैं। कला के क्षेत्र में हमारी क्या उपलब्धियां हैं। कला के क्षेत्र यानी आर्ट, कला के क्षेत्र में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का ही विशेष योगदान रहा है। इन धर्मों के अनुयायियों द्वारा भारत में विभिन्न भागों में समर्पित मंदिर, मठ, चैत्य, विहार, स्तूप, मूर्तियां, गुफाएं भारतीय कला के उत्कट प्रमाण रहे हैं। यानी कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों ने भारतीय कला को बहुत समृद्ध किया है। यानी इनके अनुयायियों बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बहुत सारे मंदिर, मठ, चैत्य, इन विहार जिसमें वो प्रार्थना वगैरह करते, स्तूप जो एक गोलाकार टीला होता है जिसमें पवित्र अवशेष रखे जाते हैं उसका, और बुद्ध और महावीर की उत्कृष्ट मूर्तियों के प्रमाण है। सबसे पहले हम बौद्ध गुफाओं, कोलवी की बौद्ध गुफाएं। कोलवी जो है राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है। इसके राजस्थान झालावाड़ और आसपास के गांवों में समृद्ध बौद्ध गुफाएं मिलती हैं, जहां प्राचीन काल में समृद्ध बौद्ध धर्म रहा होगा। कोलवी में लगभग 50 गुफाओं का समूह मिलता है। राज्य की सबसे बड़ा गुफा जाल है। इसमें चैत्य कक्ष, जिसके अंतर्गत ज्ञान मग्न बुद्ध की प्रतिमा स्थित है, ये चित्र में दिखाया गया है। राजस्थान के झालावाड़ में जो गुफाएं बनी हुई है, पत्थर के अंदर गुफाएं जो है पहाड़ी क्षेत्र में अरावली के कंदराओं को, गुफारी कंदराओं के अंदर काट के बनाई जाती थी पहाड़ों के अंदर। उसमें विहार, चैत्य जिसमें प्रार्थना, बौद्ध भिक्षु प्रार्थना इत्यादि करते थे। ये राजस्थान के कोलवी में स्थित गुफा है जो झालावाड़ में स्थित है। सांची का बरहुत राज्य भारत के मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यह स्थान बौद्ध स्तूप जो 1885 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ये कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। जिसका चित्र गया बड़ा सुंदर, यानी कि 150-200 साल पूर्व, ईसा से 200 साल पूर्व कितना सुंदर कलाकृति पत्थरों को तराश कर ये सांची का स्तूप बनाया गया है। स्तूप माउंट या बुद्धिस्ट माउंट में कहते हैं। एक गोलाकार टीले के जिस प्रकार ये चित्र में दिखाया गया, ये एक पूरे गोलाकार डोम होता है। गोल या टीले के आकार की संरचना होती है, इसका प्रयोग पवित्र बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के पवित्र अवशेष, दांत, कंघी, बाल और हड्डियां, अस्थियों वगैरह को रखने के लिए किया जाता था। माना जाता है कि कभी यह बौद्ध भिक्षुओं के प्रार्थना स्थल भी होते थे। ये गोल सुरक्षित डोम बनाकर चारों तरफ जिसकी कला करते हैं, ये उस समय के सांची के स्तूप का चित्र दिया गया है। अमरावती के स्तूप भारत के आंध्र प्रदेश की वर्तमान जो राजधानी है, जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है अमरावती, वहाँ उसका स्तूप, इसका पुनर्निर्माण किया गया है। इसे मां चैत्य के रूप में जाना जाता है। 200 यह स्तूप 200 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। संभवतः ये उसका मॉडल है, ये इसका वास्तविक स्वरूप है स्तूप का। जो अमरावती के स्तूप है, कितना सुंदर कला की दृष्टि से तराश कर पत्थरों को बनाया गया है। इसी प्रकार कन्हेरी मुंबई, कारले मांझा मुंबई, पुणे के मध्य, चैत्य के बिहार बौद्ध के कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। मूर्ति कला की दृष्टि से भी हमारा प्राचीन काल समृद्ध है। हमारी इन शैलियों में गंधार और मथुरा की कला शैली विशेष उल्लेखनीय है। सारनाथ से प्राप्त प्रसिद्ध बौद्ध प्रतिमा भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो नीचे दिखाई गई है चित्र के अंदर। यानी कि काशी बनारस, जिसे बनारसी कहते हैं, 10 किलोमीटर दूरी पर जो है सारनाथ स्थित है। यह एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पर गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। जहाँ एक प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है, वहाँ बुद्ध की एक कलात्मक मूर्ति स्थित है, जो कि हमारे प्राचीन मूर्ति कला का एक सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता के भित्ति चित्र, अजंता अलोरा की गुफाएं, इन गुफाएं बनी हुई है, इनके अंतर चित्र बने। भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंता स्थित है। अजंता गांव से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में, यानी कि वो घोड़े की नाल जैसा एक जंगल बना हुआ है, इस घोड़े की नाल की तरह इस प्रकार ये गुफा स्थित है।
ये गुफाएं मठ जैसा समूह है जहाँ कई प्रकार के विहार यानी आवासीय मठ हैं। इनमें से 29 गुफाएं हैं। चैत्यागृह स्मारक हाल है। इन गुफाओं की दीवारों छतों पर जो भित्ति चित्र बड़े सुंदर बने हुए हैं। जो 29 गुफाएं हैं, ये चित्र जिस प्रकार बना हुआ है कितना सुंदर आज भी मौजूद है। ये एक व्यापारी का चित्र है। अजंता अलोरा की दीवारों और छतों पर चित्र कितने सुंदर भित्ति चित्र। हमारी प्राचीन चित्रकला भी समृद्ध थी, इन चित्रों से सिद्ध होता है। वैदिक काल में आयास धातु को आग में पिघालकर उसे पीट पीट कर उसे विभिन्न आकार देने से वहां के लोगों के सक्षम थे, यानी कि धातु के मनचाही आकृति मूर्तियां बनाते थे। ऋग्वेद में हिरण्यक, सोने को हिरण्यक कहा जाता था। तो विभिन्न आभूषण बनाए जाते थे, उसको भट्ठी में तपाकर पिघाकर बनाए जाते। आज की तरह आभूषणों में कर्ण, शोभन, निशक एक स्वर्ण मुद्रा है, यानी कि सोने की मुद्रा का निर्माण किया जाता था। मूल्य की इकाई का आभूषण बनाए जाते थे। सिक्का, जिस पर आज भी सोने और चांदी के सिक्के बनाए जाते थे, उस समय उसे निषेक कहा जाता था। वैदिक आर्य कपड़ा बनाने की कला से भी परिचित थे। बुनने के लिए वह धातु थी। बुनकर के कार्य को वैन और बुनकर को जुलाहे, यानी कि जो कपड़ा बनाता जुलाहा। बुने हुए वस्त्र को व्यून कहते थे। धागे या सूत के लिए तंतु और करगे के लिए तंत्र शब्द का प्रयोग वह हमारे प्राचीन खास शास्त्रों में। विज्ञान की उपलब्धियां यानी अचीवमेंट और साइंस। प्राचीन काल में हमारी साइंस कितनी विकसित थी उसके बारे में पढ़ेंगे। वेदों में विज्ञान का विस्तृत वर्णन मिलता है। विज्ञान के गणित और ज्योतिषी और रसायन विषयों के लिखित संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद पूर्ववर्ती काल में अरबी, लैटिन अरबी भाषा में, यानी हमारी जो साइंस थी, विज्ञान था, उल्लेख था, उनका बाद में अरबों मुस्लिम द्वारा, यूनानियों द्वारा, यूरोपियों द्वारा अपनी भाषा में अनुवाद किया गया और उसका उन्होंने उपयोग किया। सबसे समृद्ध हमारा रहा आयु विज्ञान। इनमें आयु शिक्षा विज्ञान का विस्तृत उल्लेख है। भारत में आयु विज्ञान की परंपरा अति प्राचीन है। ऋग्वेद में विशक यानी वेद या चिकित्सक का कई स्थान पर उल्लेख आया है। एक विशक यानी चिकित्सक वैद्य द्वारा पैर की हड्डी, टूटी हुई हड्डी का जोड़ने का प्रयास किया करते हुए बताया गया है, यानी कि टूटी हड्डी को जोड़ना। इससे यह संकेत मिलता है कि इस समय चिकित्सा विज्ञान, हमारी मेडिकल साइंस बड़ी विकसित थी, डेवलप थी। चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी इस क्षेत्र के प्रमुख चिकित्सक से विद्वान थे, जो हमारी चिकित्सा प्रणाली आज भी पूरे विश्व में प्रतिष्ठित है। चरक संहिता से में चिकित्सा पद्धति का विशद वर्णन है, यानी कि जो संहिता ज्यादातर आज के आधुनिक आयु विज्ञान में पढ़ाई जाती है, आज भी प्रासंगिक है, आज भी पढ़ाई जाती है। इसके दिए हुए फार्मूले, सूत्र और उपयोग और उपचार आज भी प्रचलित हैं। भारतीय परंपरानुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपना आयुर्वेद ज्ञान दक्ष और भास्कर को दिया। दक्ष और भास्कर ने अपना ज्ञान की चिकित्सा पद्धति का और विकसित किया, डेवलप किया, और इस भास्कर ने, प्रजापति ने अपने आयुर्वेद ज्ञान का अश्विनी कुमारों को दिया, यानी कि ब्रह्मा ने अपने आयुर्वेद ज्ञान दक्ष को भास्कर दिया, भास्कर से दक्ष प्रजापति पर पास, दक्ष प्रजापति से ज्ञान अश्विनी कुमारों का, अश्विनी कुमारों ने व्रतों पर औषधियों को उत्पादन किया और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक चमत्कार दिखाए। चरक संहिता में अच्छे वेद के 6 गुण बताए गए हैं, जो विद्या यानी उसका अध्ययन करना, शिक्षा, वितर्क और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, और विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रिया, यानी कि वेद के 6 गुण बताए गए हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद के एक उपवेद के रूप में जाना जाता है। जो हमारा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसका उपवेद आयुर्वेद है। अर्थवेद के अध्याय के 8 श्लोक और 10वें श्लोक में जहर से जहर का उपचार होता का उल्लेख किया गया। हमारा प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अति समृद्ध थी, जो आज भी प्रचलित है। आज भी प्राचीन आयुर्वेद का ज्ञान चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अचूक उपयोगी है। चरक संहिता में देह औषधियों का विस्तृत वर्णन है। चरक के ग्रंथों का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया ताकि पूरा विश्व इसका लाभ उठा सके। भागवत ने अष्टांग हृदय संहिता में आयुर्वेद का ज्ञान व्यवस्थित संग्रहित किया, जो आज भी चिकित्सा विज्ञान में पढ़ाया जाता है। आज विज्ञान में पढ़ाया। इसके अलावा मादकर, वरदान, धन्वंतरी, चक्र
पणिदत्त आदि प्राचीन भारतीय आयुर्वेदाचार्यों ने इस ज्ञान में निरंतर वृद्धि की है, जो आज भी प्रचलित है। इस प्रकार हमारा प्राचीन भारत में आयुर्विज्ञान एक समर्थ था, हमारी एक डेवलप मेडिकल साइंस थी, जिसका पूरा विश्व आज भी लाभ उठा रहा है। गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारत की उपलब्धियां, ज्ञान की दृष्टि से हम कह सकते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी गणित की संख्याओं के प्रतीक अंक थे, यानी मोहरों से प्रतीकों से प्राप्त हुआ और बाट प्राप्त हुए हैं, निश्चित आकार के बाट प्राप्त हुए हैं, यानी कि उनके गणित की संख्याओं का ज्ञान था। संख्या शास्त्र यानी गणित में भारत की जानकारी काफी पहले से थी। प्राचीन काल से हमारा मैथ डेवलप था, यानी गणित के अंदर हम उन्नत कर चुके थे। शून्य व उसका उपयोग करना भारतीय सबसे पहले जानते थे, यानी शून्य का प्रयोग, यानी शून्य एक के आगे शून्य लगना से क्या महत्व है। दशांक होते थे, इकाई 1 और 2 3 इकाइयां और 10 यानी दिहाई का अंक बन जाना, हम पहले से जानते थे। प्लेन ड्यूरेंट की पुस्तक सभ्यता का इतिहास में लिखा गया है कि वह भारत है जिसने सभी संख्याओं को केवल 10 अंकों में व्यक्त करने की अभिनव विधि बता दी थी, यानी कि 1 से लेकर 10 की पत्ती, मैट्रिक पत्ती 1 से लेकर 10, फिर 11 से यानी 10 के अंकों को व्यक्त करने की विधि बताती थी। प्रत्येक अंक का निरपेक्ष मूल्य भी और स्थानीय मान भी मूल्य भी था। ये प्राचीन भारत में हमारी संख्याओं का एक प्रचुर ज्ञान था। आयुर्वेद में 10 की घात 12 और विक्रम संवत के बाद 10 की घात 53 का उल्लेख मिलता है, यानी कि 10 की घात 12 और 10 की घात 53 तक की संख्याओं का उल्लेख मिलता है, जहां तक विस्तार जो आजकल हायर गणित में पढ़ाया जाता है। हायर सेकेंडरी लेवल तक का गणित पढ़ाया जाता है, जबकि 4वीं शताब्दी में रोम और यूनान में अधिकतम 10 संख्या ही लिख सकते थे, यानी कि विश्व के अन्य देशों में 10 तक ज्ञान था, लेकिन हमें 10 की पावर 12 और 10 की पावर 53 तक का ज्ञान था। दशमलव के प्रयोग का गणित के क्रांतिकारी विकास का आधार था, यानी कि दशमलव लगाना, यानी कि 1 का 10वां हिस्सा तक हम अध्ययन कर चुके थे। वर्गमूल निकालने की पद्धति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल निकालना, यानी वृत्त की परिधि और उसका व्यास, त्रिज्या के बारे में ज्ञान, पाई का मान, जो पाई एक परिधि और व्यास का अनुपात है, यानी जो किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। पाई का 4 दशमलव तक का मान, एग्जैक्ट वैल्यू 3.1416 का ज्ञान 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट द्वारा हो चुका था, हमें प्राप्त हो चुका था, जो बाद में पाई ने इसे सूत्र के रूप में दिया हमें। किसी भी घात का विस्तार का सूत्र ब्रह्मगुप्त द्वारा खोजा गया था। भास्कराचार्य के ग्रंथ लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि गणित की तीनों शाखाएं जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कि जो भास्कराचार्य के ग्रंथ लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि है, हमारे आधुनिक मैथ की बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित के लिए तीनों में महत्वपूर्ण है। आज भी उसका प्रासंगिक महत्व है, आज भी हम पढ़ते हैं। शून्य उपलब्धि में आधुनिक प्रगत कलन गणित कैलकुलेशन ज्ञान था, यानी कि डिफरेंशियल अवकलन गणित और समाकलन गणित, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का ज्ञान उस समय भी उपलब्ध था, जो आज भी हायर एजुकेशन या सेकेंडरी लेवल में पढ़ाया जाता है। बोधायन के छल और सूत्र से क्षेत्रफल के सूत्रों की जानकारी मिलती है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आदि के बोधायन के 16 सूत्र से मिलते हैं, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम में है। समकोण त्रिभुज के, यानी एक समकोण त्रिभुज है, उसकी 2 भुजाओं का, इन 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, जैसे कि ये कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। रेखा गणित की इस सिद्धांत चित्तमय प्रमेय का प्रतिपादन बौद्ध ज्ञान ने सबसे पहले किया था। वर्तमान गणित में इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस ने इसे भारत से प्राप्त किया था। खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान अपने निरीक्षण शक्ति के बल पर आकाश में स्थित प्राचीन भारतीय अन्वेषकों खोजकर्ताओं ने अंतरिक्ष और तारे, ब्रह्मांड आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। भारतीय पंचांग प्रणाली बड़ी विकसित थी, बड़ी प्रबल थी, आज भी उसी का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल से चली आ रही हमारी पंचांग प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी का आकार, ब्रह्मांड, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण,
जो एग्जैक्ट बता दिए जाते थे आज भी प्रचलित हैं। ग्रह, उपग्रह, तारों की गति, 27 नक्षत्रों आदि की जानकारी, सटीक जानकारी, गणना वर्तमान प्रगत विज्ञान के युग में भी बिल्कुल सटीक उतरती है। यानी हमारा प्राचीन काल का खगोल और ज्योतिष विज्ञान इतना उन्नत था जो आज भी सटीक है। जब विश्व को पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी नहीं थी, ये पृथ्वी का डायमीटर कितना है, कितनी चौड़ाई है, यानी कि उसके आर्यभट्ट ने पृथ्वी के भ्रमण के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया था। तारों ग्रहों की गति के सूक्ष्म ज्ञान का वर्णन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें मिलता है। यानी कि तारे किस प्रकार ग्रह गति करते हैं, शनि, बृहस्पति, मंगल ग्रहों की गति, यानी कि सूरज हमारा केंद्र में 9 ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख। प्राचीन ज्योतिषविदों द्वारा प्रतिपादित पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पृथ्वी, यानी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर भ्रमण करना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना देखकर 12 राशि, 27 नक्षत्र इत्यादि का गणना की गई। ज्योतिष विज्ञान द्वारा माह व वर्ष की गणना के लिए 30 दिन का चंद्रमास, यानी 30 दिन का चंद्रमास, 12 माह का वर्ष, चंद्र व सूर्य वर्ष में समन्वय हेतु तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, अधिक मास का समायोजन आदि सिद्धांत आज भी यथावत चल रहे हैं। यानी तीसरे वर्ष लीप ईयर जब फरवरी 29 दिन को होता है तो 366 दिन का हमारा वर्ष होता है, इसे लीप ईयर कहते हैं। और प्राचीन शास्त्रों में से पुरुषोत्तम वर्ष कहते थे, जो आज भी सटीक बैठता है। इसलिए हमारा ज्योतिष विज्ञान प्राचीन काल में उन्नत था। भौतिक रसायन विज्ञान, कणाद ऋषि वैश्विक दर्शन के रचयिता व अणु सिद्धांत के प्रवर्तक है। इनमें हमें प्राचीन भारत में भौतिक विज्ञान की प्रगति की जानकारी मिलती है। कणाद ऋषि ने पदार्थ यानी मैटर, उसके संघटक यानी कि जो मैटर है, इनसे बना हुआ द्रव, ठोस और गैस की अवस्था के और तत्व एलिमेंट के गुण, एटम, यानी प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे एटम कहते हैं, का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे बाद में डाल्टन ने सिद्ध किया। अणुओं के संयोजन से विशुद्ध धारणा की उपनिषद ने दी थी। यानी अणुओं के छोटे छोटे एटमों के संयोग से ही तत्व बनता है, तत्वों से ही पदार्थ क्या निर्माण होता है। पदार्थ, मैटर, कार्यशक्ति, पावर, गति, मोशन, वेग, वेलोसिटी आदि के भौतिक सिद्धांत प्राचीन ऋषियों ने दिए थे। प्राचीन काल में भारतीयों को रसायन मिश्रण का भी ज्ञान था। इसका उदाहरण महरौली का लोह स्तंभ है, जो जय चित्र में दिखाया गया। इस पे उल्लेखित चंद्र नाम का जो इसके ऊपर आलेख लिखा गया है ब्रह्मलिपि के अंदर, एक चंद्र नाम संभवतः मौर्य गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया था और उसका ही लेख है, जो जिस पर आज तक जंग नहीं लगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू ऑल व्यूअर, थैंक यू।